नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं अरुण कुमार मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से जूझ आनंद यादव के द्वारा लिखित कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपकी जो अतिरिक्त पुस्तिका है हिंदी की वितान भाग 2, उसका ये दूसरा चैप्टर है और जूझ वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही उपयोगी पाठ है, क्योंकि वर्तमान में हम एक कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जूझ का अर्थ आप लोग समझ पाए होंगे। जूझ का तात्पर्य होता है संघर्ष। इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर आनंद यादव, मराठी के प्रख्यात कथाकार, बहुचर्चित और प्रशंसित उपन्यासकार हैं और इनका ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास का ये एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है और ऐसा माना जाता है कि ये लेखक की अपनी आत्मकथा है। उसके नीचे आप एक चित्र देख रहे होंगे। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। इनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर उद्धृत की गई हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, फिर भी ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी तरफ आपको इनकी कुछ पंक्तियाँ और आप पढ़ के सुनाए देता हूँ। जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व स्वधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देवरूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। उसी की परिणति ये है कि आज हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों को विभिन्न पाठों का अध्ययन अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, आप निराश मत होइए। ये एक स्लाइड मैंने यहाँ पर ली है। ये बहुत प्रेरणास्पद इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जिस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमें एक तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, ऑफिसों में काम नहीं हो रहा, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, छोटे मोटे जहाँ भी काम करते थे, निजी या सरकारी स्तर पर, सब कुछ बंद है। तो हम लोग घरों में बैठे हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं कि क्या करें। उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं इस दौर में, ये लेख बहुत काम में आएगा। तो आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। लेखक का परिचय मैंने दे ही दिया है कि जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित इस उपन्यास को मराठी कथा साहित्यकारों, समीक्षकों और सुधी पाठकों की भरपूर सराहना मिली है। दरअसल आत्मकथात्मक उपन्यास की विधा को सार्थक आयाम देते हुए आनंद यादव ने अपने इस आंचलिक उपन्यास में मानवीय मूल्यों की गहरी कथात्मक संवेदना के साथ नई कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। जूझ एक किशोर के देखे हुए भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में विकट जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, इसमें अस्त व्यस्त लेकिन अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के हाहाकारी संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। इन पंक्तियों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वर्तमान में हमने न्यूज़ चैनल खोल के देखे, समाचार पत्र खोल के देखे, तो ये समाज जिसमें इन पंक्तियों में जिसका जिक्र है, उसके बारे में ही मीडिया में चल रहा था कि लोग हजारों लाखों किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल, साइकिल से
किसी भी प्रकार से तय करते हुए अपनी मातृभूमि वापस आना चाहते हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, देश का क्या विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो लोग दैनिक कमाई का साधन जुटा रहे हैं, महानगरों की ओर जा रहे हैं। पाठ का सार मैंने चित्रों के माध्यम से बताया है कि लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था, खेती के काम में लगा दिया था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे खेती के काम क्या होते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर बताई हुई है कि लेखक खेती के काम कर रहा है, धान का खेत ये तैयार कर रहा है ना। कोल्हू पर काम करना पड़ता था, परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। वह जानता था कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा। यहाँ पर लेखक की काल्पनिक दृष्टि को स्लाइड के माध्यम से चित्रित किया गया है। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी, इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर दादाजी का चित्र दिया गया है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। अर्थात दादाजी नहीं चाहते कि लेखक पढ़ने के लिए स्कूल जाए। माँ से मिलकर लेखक योजना बनाता है ना। इसलिए वह माँ को गांव के प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव के घर ले जाता है। वह उनसे अपने बाप और अपनी पढ़ाई की इच्छा के बारे में बताता है। दत्ताजी राव उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब इस पैराग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि दत्ता राव जी की बात उनके पिताजी और दादाजी मानते थे। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने लेखक के पिता को राव जी के यहाँ भेज दिया। उसके पिता तुरंत उसके पास चले जाते हैं। रो धोकर कुछ शर्तों के साथ लेखक को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने बच्चों को पढ़ाने का इच्छुक नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे घरेलू खेती के कार्यों में उनकी मदद करें। लेखक अपने पिता की सभी शर्तों को पूरा करते हुए पाठशाला जाने लगा, किंतु कक्षा में 2 लड़कों के अलावा सभी लड़के अपरिचित थे। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा, वह उदास रहने लगा। कक्षा का सबसे होनहार लड़का और मॉनिटर बसंत पाटिल के साथ लेखक की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे लेखक भी बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में होशियार हो जाता है और वह भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा पुकारने लगे। मास्टर जी के अपनेपन और बसंत की मित्रता के कारण लेखक का पाठशाला में मन लगने लगा। इस पैराग्राफ से ये संदेश मिल रहा है कि यदि हम पढ़ाई में अच्छे हों तो शिक्षक भी हमारा सहयोग करते हैं, साथ ही हमें अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ये भी एक मैसेज मिलता है। ये कुछ कक्षा के चित्र मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वर्तमान कक्षाएं हैं। लेखक के समय में ऐसी कक्षाएं नहीं रही होंगी कि मित्रों के साथ किस तरह से हंसी खुशी का वातावरण होता है। मराठी के अध्यापक सौंद लगेकर कक्षा में बच्चों को बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। आनंदा अपनी मराठी अध्यापक की नकल करने लगा और उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगा। खेती में पानी देते समय, डोरों को चराते समय हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ वह मास्टर साहब की नकल करने लगा। आमतौर पर बच्चों का स्वभाव होता है, कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे अपने टीचर की कॉपी करते हैं। किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाते हैं, हमने भी देखा है अपने घर में। हमारे जो घर में छोटे भतीजे भतीजी हैं वो आकर और टीचर बनते हैं और उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा। वह ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। किसी कार्य में जब हम डूब जाते हैं तो इस तरह की तल्लीनता आ जाती है। अब उसकी प्रसिद्धि पूरे पाठशाला में फैल गई, उसमें उत्साह का संचार हो गया। मास्टर सौंद लगेकर का सहयोग पाकर लेखक को यह विश्वास हो गया कि कभी भी एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को अब अपनी कविता रचने की ताकत का एहसास हो गया। वह अब आसपास की हर चीज़ पर तुकबंदी करने लगा। वह अपनी कविताओं को अपने मास्टर को दिखाता था। मास्टर उसे रचना से संबंधित जरूरी बातें बताते थे। इससे लेखक को अपनी प्रतिभा तराशने का मौका मिला और वह मराठी भाषा अच्छी तरह से समझने लगा। लेखक को पढ़ाई के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे गाय भैंसें
चरानी पड़ती थी, लेकिन बाद में वह एक प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। देखो लेखक ने कितने अच्छे मार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। भैंस का रंग काला होता है और ब्लैक बोर्ड भी काला होता है, तो वह भैंस की पीठ पर लिखने लगा। मतलब अवसर किस तरीके से छीने जाते हैं, इसका लेखक ने बहुत बढ़िया, बहुत सटीक उदाहरण इस पंक्ति में दिया है कि छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता। पत्थर की शिला, हम लोग रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास अच्छा पेन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और लेखक किस तरह से संसाधनों का उपयोग कर रहा था जो हम सोच भी नहीं सकते। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर अपनी कविता दिखाता था। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता की अनेकों ढर्रे सिखाए। ढर्रे मतलब तरीके। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था, उन्हीं की तरह अभिनय करता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को यह महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा। अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया गया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे। सोन लगेकर स्वयं कवि थे मास्टर जी। इस कारण लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी उसी की ही तरह हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती, लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। तो किस तरीके से लेखक ने संसाधनों का सदुपयोग किया, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित किया और एक प्रसिद्ध नामचीन लेखक के रूप में प्रस्तुत हुआ। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। प्रश्नोत्तर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अथवा संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक की संघर्षशील वृत्ति को परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है। वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। यद्यपि परिस्थितियों उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह आत्मविश्वास के बल इस प्रकार की परिस्थितियों से भी जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सोन लगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे। लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कभी दूसरे
लोग के जीव लगते थे। सोन लगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर यह कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। बनने की रुचि जगाई। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आए। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था। वह अभिनय भी कर सकता था। वह थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह उसे अब अकेलापन आनंद देने लगा। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी, जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई अपना स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा, ना ही वह कोठे पर जा सकता है। इसलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता है। आप लोगों को शायद ये कहानी कल्पना लग रही होगी, लेकिन ग्रामीण जीवन में इस तरह के चित्र आपको मिल जाएंगे कि पिता लोग जो हैं वो ऐशो आराम में लिप्त हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उनसे मेहनत मजदूरी और खेती किसानी के काम करवाते हैं। ये आम बात है, अभी भी आपको ग्रामीण समाज में देखने के लिए ये चित्र मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात लिखी है लेखक ने। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक के पिता द्वारा दिए गए ही काम करता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य के समाज के विकास करने में सक्षम साबित होता है। इस तरीके से ये कहानी थी, जूझ कहानी। इसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने सॉल्व करवाए। ये ग्रामीण जनजीवन की झांकी है, किस तरह से खेत खलिहान होते हैं, सुंदर बगीचे होते हैं और बहुत मतलब मेहनत के साथ फसलों को उपजाया जाता है। इसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। लेखक ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस पाठ को मतलब जो जीवन का हिस्सा था, पार्ट था, उसे पूरा किया। अभी इसके और थोड़े क्वेश्चन आंसर हैं तो उन पर हम डिस्कस करेंगे कि बाद की कक्षाओं में। आशा है कि आपको ये जूझ कहानी पसंद आई होगी। तो धन्यवाद आप सभी को, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।